जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार से रिलेटेड पिछला 2 क्लास हुआ है। अगर आप वो क्लास नहीं की है तो जाकर के अवश्य कीजिए। जो मूल अधिकार है उसको विस्तार से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अपना अधिकार मालूम हो। बहुत सारे लोगों को अपना अधिकार ही नहीं पता है और मूल अधिकार संविधान में लागू किया गया है। और मूल अधिकार एक ऐसा चीज है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। और अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मूल अधिकार को लागू करवाएगा। तो आप लोगों को अपना अधिकार पता होना चाहिए, इसलिए एक एक अनुच्छेद को जो है विस्तार पूर्वक पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो संविधान में मूल अधिकार व्यक्ति को मिला है वो अधिकार सभी को पता होना चाहिए, इसीलिए इतने विस्तार से जो है 3-4 क्लास लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मूल अधिकार को व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग भी नहीं सकता है। संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार को अपना मन से स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता है, क्योंकि संविधान सभा को इस बात की जानकारी थी कि भारत की अधिकतर जो जनता है वो निरक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। उस समय निरक्षरता का दर काफी ज्यादा हुआ करता था। निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार कम है। तो अगर ये मूल अधिकार का त्याग कर देंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा हो न सके तो इस भोले भाले जनता का शोषण कर लिया जाए। इसीलिए जो है मूल अधिकार का त्याग कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं कर सकता है, ये संविधान में इस बात का जिक्र है। तो साथियों, आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन है, ये यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम आप लोग भी जो है ना कसम ही खाली है कि सब्सक्राइब नहीं करना है, बस वीडियो देखना है और सब्सक्राइब न करने का कसम ही खाली है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 14 तक संभवतः पढ़ लिए थे। जो 14 में सामाजिक समानता की बात कही गई है, वहां तक जो है हम लोग सामाजिक समानता नहीं, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि के समान, विधि के सामने जो संरक्षण की बात कही गई थी, अनुच्छेद 14 तक जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग अगले अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 में इस बात का जिक्र किया गया है सामाजिक समानता। अगर इसको हम एक लाइन में परिभाषित करें तो अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात कही गई। सामाजिक समानता मतलब समाज में समानता लाना है। कोई भी व्यक्ति के ऊपर राज्य, जाति के नाम पर, जन्म के नाम पर, जन्म स्थल के नाम पर, भाषा के नाम पर या फिर लिंग के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति समाज में एक समान है। उसको जाति के नाम पर उच्च जाति निम्न जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर मतलब महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही चीज तो सामाजिक समानता को दर्शाता है कि समाज में जो है सब एक समान है। सब क्या है? एक समान है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 15 में एक लाइन में परिभाषित करें तो राज्य जो है नागरिकों के साथ लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश इत्यादि पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किस किस चीज पर? तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, ये सब नाम पर जो है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। राज्य शब्द का प्रयोग हम बार बार बताते हैं कि संविधान में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसी विशेष राज्य के लिए नहीं किया गया बल्कि केंद्र की सरकार के लिए किया गया है। केंद्र की सरकार यानी कि संघ सरकार के लिए जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तब तो जाकर के सामाजिक समानता क्या होगी? स्थापित होगी। तो अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 15 के 1 में यही बात है। अगर अनुच्छेद 15 के क्लाउज 2 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 के क्लाउज 2 में है सार्वजनिक स्थान, जो सार्वजनिक स्थल है,
सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोक टोक नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल में क्या क्या आ गया, तो सार्वजनिक स्थल में कुआं आ गया, तालाब आ गया, विद्यालय आ गया, जो रास्ता है वो रास्ता आ गया। रास्ता भी सार्वजनिक स्थल होता है, आप किसी के रास्ता को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर अगर आप रास्ता को बंद करते हैं तो ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। और दुकान हो गया, मतलब सार्वजनिक स्थल पर, इसका ये मतलब हुआ जहां सभी लोग आते हैं। कुआं पर पानी पीने का अधिकार सबको है, तालाब में स्नान करने का अधिकार सबको है, रास्ता पकड़कर आने जाने का अधिकार सबको है। तो ये सब जो है सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 का 2 कहता है। वहीं अगर अनुच्छेद 15 के 3 की बात करें, अनुच्छेद 15 के क्लाउज 3 की बात करें तो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार की बात कहा गया। महिला के लिए विशेष अधिकार, विशेषाधिकार की बात कही गई है। मतलब जो महिला है वो सामान्य तौर पर समाज में पिछड़ी हुई है। किस जाति पर, तो सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर, मतलब शिक्षा का अभाव है अभी भी। तो महिला सामाजिक स्तर पर भी और शैक्षणिक स्तर पर भी महिलाओं का शोषण होते आ रहा है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो अगर ऋग्वैदिक काल को आप देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाओं को आजादी थी। महिला जो है यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भाग ले सकती थी। महिला जो है पढ़ लिख सकती थी। महिला को मनपसंद लड़का चुनकर शादी करने का अधिकार था। महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये सब जो है ऋग्वैदिक काल में थी। लेकिन जैसे ही उत्तर ऋग्वैदिक काल, तो उस समय से जो है महिलाओं की स्थिति काफी बिगड़ने लगी। महिलाओं के साथ शोषण होने लगा। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने पर अंकुश लगा दिया गया। और ऋग्वैदिक काल से पहले भी आप हड़प्पा काल में जाइएगा तो हड़प्पा काल में भी महिलाओं की स्थिति और अच्छी थी। हड़प्पा काल में कहा जाता है महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि उस समय जो है मातृसत्तात्मक देश हुआ करता था। जैसे कि अभी पुरुष प्रधान देश है ना, अभी भारत पुरुष प्रधान देश है, मतलब पितृसत्तात्मक देश है। उसी समय हड़प्पा काल में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि उस समय की सत्ता मातृसत्तात्मक सत्ता कहलाती थी। तो महिलाओं के साथ जो शोषण होना चालू हुआ, महिलाओं को जो शिक्षा से वंचित कर दिया गया, महिलाओं को पर्दा प्रथा में रख दिया गया, महिलाओं के साथ घर में शोषण होने लगा। तो ये सब शोषण के खिलाफ, महिला का जो शोषण सामाजिक स्तर पर लिंग के आधार पर हुआ और महिला का शोषण शैक्षणिक स्तर पर हुआ, इस शोषण के लेकर के जो है महिलाओं के लिए विशेषाधिकार दिया गया। महिलाओं के लिए विशेषाधिकार की प्रावधान अनुच्छेद 15 के क्लाउज 3 में किया गया। और महिला के लिए महिला आयोग का गठन किया गया। महिला आयोग का गठन किया गया। अगर महिला के साथ सामाजिक स्तर पर शोषण होता है या शैक्षणिक स्तर पर शोषण होता है, तो अगर महिला के साथ शोषण होता है तो महिला आयोग का गठन किया गया। महिला आयोग में जाकर के अपनी आवाज को रख सकती है। अगर महिला आयोग संगठन को लगेगा कि सच में ये महिला के साथ शोषण हो रहा है, इसके पति शोषण कर रहे हैं, इसके घर वाले शोषण कर रहे हैं या सामाजिक स्तर पर शोषण हुआ है, तो महिला आयोग जो है इस महिला के अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी। तो ये अनुच्छेद के क्लाउज 3 था। वहीं अगर अनुच्छेद क्लाउज की 4 की बात करें तो इनमें एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान किया गया है। मतलब एससी एसटी समुदाय के लोग भी सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए थे। सामाजिक स्तर पर उनका शोषण हो रहा था, शैक्षणिक स्तर पर शोषण हो रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनका शोषण सामाजिक स्तर पर बड़े स्तर से हो रहा है। छुआछूत के नाम पर उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को सताते थे। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में एससी एसटी के लोगों के लिए आरक्षण को लागू किया तो उस समय आरक्षण लागू नहीं हो रहा था। मतलब प्रारूप समिति के ही एक सदस्य हुआ करते थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी नाम हुआ करता था। उस मुंशी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया कि संविधान में आरक्षण को लागू करना सही नहीं है। जब विरोध किया तो भीमराव अंबेडकर बोले कि हम जीते जी ऐसा हम होने ही नहीं देंगे कि संविधान में आरक्षण लागू ना हो। मतलब हम संविधान सभा से त्याग दे देंगे, हम संविधान सभा में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हम रहेंगे हम आरक्षण को लागू करवा करके ही रहेंगे। और जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। शिक्षा पर अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों का था।
उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे, उनको सताते थे, अपनी सेवा करवाते थे। और इसी वजह से तो जो कुछ सामंतवादी सोच के लोग हैं और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, कुछ, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अभी भी नफरत करते हैं कि अंबेडकर ने SC ST जाति के लोगों को अधिकार दिलवा दिया। जो SC ST के जाति के लोग, मतलब SC ST के जाति जो समाज में पासवान जाति के लोग हो गए, महार जाति के लोग हो गए, राम जाति के लोग हो गए, फिर ये क्या बोलते हैं, रजक जाति के लोग हो गए, जितने भी SC ST में आते हैं, वो सब लोगों से जो है बंधुआ मजदूर की तरह जबरदस्ती काम करवाना, स्कूल में पढ़ने नहीं देना, छुआछूत करना, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं जाने देना, गांव में घर बना करके नहीं रहने देना, फैशन फैसिलिटी के नाम पर जो है ये करना। तो इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि अगर SC ST के लोगों को अगर विशेष प्रावधान नहीं दिए जाएंगे, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो समाज की विशेष यानी कि मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 15 के क्लाउज 4 के तहत SC ST के लेकर के विशेष प्रावधान की बात कही, जिसको आप संविधान में क्या कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। ठीक, मतलब अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन वही अनुच्छेद 15 के क्लाउज 4 को पढ़ेंगे तो इसमें SC ST समुदाय के लोगों को कुछ विशेष प्रावधान मिला है, क्योंकि वो शैक्षणिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर समाज में पिछड़े हुए हैं। जब तक उनको कुछ विशेष प्रावधान नहीं मिलेगा, तब तक वो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वही महिलाओं को लेकर के इस बात की चर्चा किया गया है कि महिलाओं को जब प्रसव होता है, मतलब वो जब वो मां बनती है, बच्चे को जब वो जन्म देती है, तो उसको कुछ विशेष, मतलब सरकार जो है कुछ विशेष हिदायत तक छूट देती है, मतलब छुट्टी देती है या छूट देती है। तो इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 15 के क्लास 3 में ही किया गया है। और वो लिंग के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि महिलाओं की जो शारीरिक संरचना है, महिलाओं को जो कष्ट झेलना पड़ता है, महिलाओं जब बच्चे को जन्म देती है तो काफी सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यही सब सारी समस्याओं को देखते हुए महिलाओं के लिए कुछ जो है छूट प्रावधान किया गया, जिसको हम लिंग की संरचना से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये सब बातें हैं अनुच्छेद 15 के 1, 2, 3, 4, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद 15 के 5 को पढ़ेंगे तो 4 में तो है SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। वही अनुच्छेद 15 के क्लाउज 5 को पढ़ेंगे तो SC और ST वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश को लेकर के छूट दिया गया है। मतलब जैसे IIT जैसे संस्थान हो गए, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को मेडिकल करना है, तो शैक्षणिक संस्थान में जो है छूट को लेकर के जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 के क्लाउज 5 में। तो ये सब जो है बात आप जो है समझ गए होंगे, हमने आपको समझाने का प्रयास किया और ये सब बात समझ गए होंगे। इस तरह से आपका अनुच्छेद 15 क्या हुआ, खत्म हुआ। आइए इससे आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अगर मेरा पढ़ाने का प्रयास, समझाने का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग एकदम कसम खा लिए हैं कि सब्सक्राइब नहीं करना है, तो ऐसा मन में है तो नहीं रखिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता बोले तो लोक नियोजन, अवसर की समानता कहाँ, लोक नियोजन। और लोक नियोजन का संबंध सरकारी नौकरी से। मतलब अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में, मतलब राज्य के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी आएगी, भर्ती आएगी, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ, फिर से वही बात, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस प्रकार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक,
मतलब सरकार, संघ की सरकार या राज्य सरकार जो भी हो, लोक नियोजन में अवसर की समानता सभी को एक बराबर से मिलेगा, एक बराबर से मिलेगा। तो आखिर जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर, एससी एसटी के लोगों को जो है आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का प्रावधान अभी हमने थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 15 की क्लास 4 को पढ़ा रहे थे और 5 को पढ़ा रहे थे। तो उसमें जो एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो शैक्षणिक स्तर पर उनका शोषण होते हुए आया है, सामाजिक स्तर पर भी उनका शोषण सदियों से, हजारों वर्ष पहले से होते आया है। इसी वजह से एससी और एसटी वर्ग के लोगों को कुछ आरक्षण दिए गए हैं, ताकि उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि इस वजह से जो है समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। तो एससी एसटी ओबीसी ये सब क्या है, अपवाद है। लेकिन अगर अवसर की समानता में जन्म, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान ये सब पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद में पढ़ेंगे तो जन्म स्थान को लेकर के अगर सरकार चाहे तो रेसिडेंशियल मतलब निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जो है रेसिडेंशियल नीति को जो है लागू कर सकती है। ठीक, तो आइए इसके अगले को देखते हैं। अनुच्छेद 16 के बाद आगे क्या है? एससी एसटी ओबीसी, ये तो हम बोल दिए कि अपवाद है एससी एसटी और ओबीसी। एससी एसटी और ओबीसी जो है, एससी और एसटी को मूल संविधान में ही आरक्षण मिल गया था, मूल संविधान में ही आरक्षण मिल गया था। मूल संविधान में आरक्षण किसको मिल गया था? एससी और एसटी के समुदाय के लोगों को तो मूल संविधान में ही आरक्षण मिल गया था। जब 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के साथियों 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और यह कब गठित हुआ? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इसीलिए इनको कालेलकर आयोग भी कहा जाता है, काका कालेलकर के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और यह गठन मोरारजी देसाई, मतलब जब यह गठन किया गया, मोरारजी देसाई तो आगे आते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1953 में काका कालेलकर के द्वारा, इसीलिए जो है काका कालेलकर आयोग भी जो है इसको कहा जाता है। जब 1953 में गठन किया गया तो 1955 में काका कालेलकर ने, यानी कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर साहब ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। और सिफारिश में काका कालेलकर ने अपनी सिफारिश में ये कहा कि भारत में लगभग 3000 के आसपास, 3000 प्लस यानी कि 4000 के आसपास वैसी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में आती है और वो सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर जो है पिछड़ी हुई है। मतलब वैसी जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जो है संविधान में आरक्षण दिया जाए, मतलब ओबीसी समुदाय के लोगों को भी संविधान में आरक्षण दिया जाए। जब 1955 में काका कालेलकर समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, उस समय 1955 में प्रधानमंत्री होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1955 में देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया। ठीक, मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जब हुआ काका कालेलकर समिति के द्वारा, और काका कालेलकर समिति ने अपनी सिफारिश में यह बात प्रस्तुत की कि भारत में लगभग 3500 के आसपास वैसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, वो पिछड़ा वर्ग में आती है और वो सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर दोनों में पिछड़ा हुआ है, और दोनों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो है ओबीसी समुदाय के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब स्वीकार नहीं करके क्या कर देती है? अस्वीकार कर देती है। जब अस्वीकार कर दी जाती है तो फिर आगे चल करके द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। कौन वर्ग आयोग का गठन होता है दोस्तों? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, और इस वर्ग का गठन होता है 1979 में।
1979 में गठन होता है और 1980 में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन होता है ये होता है बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। बीपी मंडल की अध्यक्षता में, मतलब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन हुआ उसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक मंडल हुआ करते थे, बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक मंडल। इस वजह से इसको जो है मंडल आयोग कहा जाता है। मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों का अध्ययन किया और जब अध्ययन करके जब सिफारिश प्रस्तुत की 1980 में, और एक बात आप याद रखिए कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने करवाया था। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे 1979 में, और 1979 में ये कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे और मोरारजी देसाई के कहने पे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और बीपी मंडल ने 1980 में जब अपनी सिफारिश दी, और ये भी सिफारिश में ये कहा बीपी मंडल आयोग के द्वारा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी जो है सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। उस सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़ी जाति पिछड़ी हुई है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उसको भी संविधान में आरक्षण देने की आवश्यकता है। जब ये अपनी रिपोर्ट यानी कि अपनी सिफारिश प्रस्तुत की तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी। उसके बाद फिर कांग्रेस का सरकार आता है। 1980 से लेकर के 1984 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बीपी मंडल आयोग के सिफारिश को यानी कि ओबीसी को जो आरक्षण देने की बात कही गई थी, बीपी मंडल मतलब मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। बीपी मंडल ने जो अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी उस सिफारिश के आधार पर मंडल कमीशन को लागू नहीं की इंदिरा गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद 1984 से आगे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, मतलब कांग्रेस का सरकार रहता है। राजीव गांधी भी जो है बीपी मंडल कमीशन को लागू नहीं करते हैं। मतलब 1980 में ही मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी थी कि ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय धूर आरक्षण विरोधी हुआ करती थी। जो कांग्रेस अभी राहुल गांधी इस बात को लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, वो अब भी बोलते हैं, अभी के सिचुएशन को देख करके बोल रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार जब 1975-80 के आसपास हुआ करती थी, 80-84 के आसपास, उस समय कांग्रेस आरक्षण का धूर विरोधी हुआ करती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिले। अगर कांग्रेस चाहती तो 1980 में बीपी मंडल ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दिया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो अगर कांग्रेस के मन में रहता कि ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिले तो इंदिरा गांधी लागू कर देती, लेकिन इंदिरा गांधी लागू नहीं की। इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने वो भी लागू नहीं किए। उसके बाद 1990 में जाकर के 1990 में जाकर के गैर कांग्रेसी सरकार बनता है। गैर कांग्रेसी सरकार बनता है और 1990 में प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रसाद सिंह, बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जो सरकार थी महागठबंधन की सरकार थी, मतलब पहली बार गठबंधन उस समय हुआ था और बीपी सिंह को जो है बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। बीजेपी का समर्थन बीपी सिंह को प्राप्त था। जब बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया 1990 में। और मंडल कमीशन को लागू करके यह कहा गया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को जो सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, मतलब 27% तक जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार मंडल कमीशन इतनी आसानी से लागू नहीं हो गया था। बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर दबाव डाला गया मंडल कमीशन को लागू करने के लिए। और इस कमीशन को लागू करवाने के लिए बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार इत्यादि राजनीतिक नेताओं ने काफी मशक्कत और मेहनत करके मंडल कमीशन आयोग को लागू करवाया। जब मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ तो रोड पर आंदोलन होना चालू हो गए। जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग आते थे, जो उच्च वर्ग के लोग आते थे, उसके विरोध में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरोध में आंदोलन करना चालू कर दिए कि
SC ST को तो आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है और OBC समुदाय को भी आरक्षण मिल गया 27%, तो हमें भी जो है आरक्षण चाहिए, हमें भी जो है आरक्षण चाहिए। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, यहाँ पर जैसे ही मंडल कमीशन को लागू किया गया, मंडल कमीशन को लागू किया गया, तो यहाँ से कमंडल की राजनीति शुरू हुई, यहाँ से कमंडल की राजनीति शुरू हुई। मंडल और कमंडल की राजनीति इसको कहा जाता है। 1990 में जब मंडल कमीशन को लागू किया गया तो बीजेपी ने वहां से कमंडल की राजनीति शुरू किया। कमंडल अर्थात धर्म की राजनीति। और बीजेपी विश्वनाथ प्रसाद बीपी सिंह से जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह से अपना समर्थन वापस लेना चाह रही थी, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और तत्काल बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती तो फिर लोगों के मन में बीजेपी के प्रति आक्रोश पैदा होता। तो बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की, अर्थात मतलब धर्म की राजनीति। और बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि हम धर्म की राजनीति करेंगे और बाबरी मस्जिद को ढाएंगे और वहां पर राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और बीजेपी के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से रथ यात्रा निकाला और रथ यात्रा निकाल करके अयोध्या जाना था बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। और कहा जाता है कि रथ यात्रा जिस जिस राज्य से होकर के गया वहां पर दंगा फसाद हुआ। मतलब जो जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे वहां मुसलमान मारे गए, जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे वहां पर हिंदू मारा गया। तो रथ यात्रा में दंगा फसाद हो रहा था। और वही रथ यात्रा जब बिहार में प्रवेश करता है तो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम बिहार में रथ यात्रा होने ही नहीं देंगे। यह भारत जो है, यह देश जो है, यह राज्य जो है, ये सेकुलरिज्म राज्य है। मतलब यहाँ पर जितना मुसलमानों का अधिकार है उतना ही हिंदुओं का अधिकार है। अगर मुसलमान ही नहीं रहेगा तो फिर मस्जिद में इबादत कौन देगा? अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा पाठ कौन करेगा? घंटा कौन डोलाएगा? इस तरह का बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है लालू प्रसाद यादव की सरकार के द्वारा। जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके बिहार से बाहर भेज दिया जाता है, उसके बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद बीजेपी जो है अपना समर्थन वापस ले लेती है। मतलब बीजेपी को मौका मिल जाता है और बीजेपी को जैसे ही मौका मिल जाता है तो बीपी सिंह से जो है अपना समर्थन, विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार से जो है अपना समर्थन बीजेपी वापस ले ली जाती है। और मंडल कमीशन को बीपी सिंह ने लागू करवाया था, प्रधानमंत्री तो यही थे, इसी वजह से जो है कमंडल की राजनीति शुरू हुई। और हो सकता है पहले से भी प्लानिंग रहा होगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मंडल कमीशन को लागू करवाया जिसके वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार गंवानी पड़ी, अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। तो ये सब बात है दोस्तों, ये सब चीज को आप याद रखेंगे। तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। और 1979 में ये मतलब गठन हुआ था, 1980 में अपना रिपोर्ट सिफारिश किया था। और वहीं प्रथम पिछड़ा आयोग की बात करें तो काका कालेलकर साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आइए इससे आगे देखिए। जब ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल गया तो अनुच्छेद 16 के क्लाउज 4 को पढ़ेंगे तो इसमें ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण की बात कही गई है। ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 16 के क्लाउज 4 में। वही अनुच्छेद 16 के क्लाउज 1 को देखेंगे तो यही बात है, अवसर की समानता की बात कही गई है कि राज्य जो है नियुक्ति या नियोजन में सभी को समान अवसर देगी, समान अवसर मिलेगा, समान अवसर। अनुच्छेद जो 16 में है वही अनुच्छेद 16 के क्लाउज 1 में भी है, ठीक। और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात जो 27% दिया जाना था ये अनुच्छेद 16 के 4 में है, ठीक। अनुच्छेद 16 के 2 में भी यही बात का जिक्र है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 3 16 के 3 जो अनुच्छेद 16 के 3 है वो इस बात का जिक्र करता है, 16 के क्लाउज 3 में है कि निवास संबंधी प्रावधान, राज्य जो है निवास संबंधी प्रावधान मतलब डोमिसाइल नीति को लागू करके जो है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है राज्य। मतलब डोमिसाइल नीति को लागू करके निवास संबंधी प्रावधान वही हुआ डोमिसाइल नीति कि राज्य अगर ऐसा नियम बनाती है कि बिहार सरकार के अंतर्गत कोई ऐसी वैकेंसी आए, बहाली आए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही नौकरी करें, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती है जहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करें, तो
डोमिसाइल नीति के संबंध में अगर राज्य चाहे तो प्रावधान बनाकर के डोमिसाइल नीति को लागू कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है और जन्म स्थान पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात की भी बात करता है। लेकिन जन्म स्थान पर भेदभाव करने की बात आएगी तो संघ की सरकार चाहेगी डोमिसाइल नीति को फलाने स्टेट में लागू करना है तो डोमिसाइल संबंधी प्रावधान बना करके जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के बाद इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में भेदभाव किया जाता है, कुछ मामलों में भेदभाव किया जाएगा। जैसे कि बिहार दरोगा का भर्ती आया या आपको इंडियन आर्मी में जाना है सेवा देने के लिए या बिहार पुलिस में जाना है, तो वहां पर जो है इसका रिक्वायरमेंट होता है कि हाइट 170 होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 165 पुरता है, 165 सेंटीमीटर पुरता है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उस आधार पर आपको भेदभाव किया जाएगा, उस आधार पर आपको भेदभाव किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। बिहार दरोगा में भर्ती होने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए और आप इंटर ही पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास नहीं है, तो उस आधार पर आप बिहार दरोगा की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो शैक्षणिक आधार पर, योग्यता के आधार पर जो भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को थोड़ा और विस्तार से समझिए, हम इसलिए इतना विस्तार से समझा रहे हैं। अनुच्छेद 16 को तो आप इतना याद कर लीजिए ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता, काम खत्म। लेकिन आप गहराई से इस बात को समझिए कि अवसर की समानता लोक नियोजन में लोगों को कैसे मिला, कैसे आरक्षण मिला, कैसे ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला, कैसे एससी एसटी के लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए। जब ये सब चीज को पढ़िएंगे, समझेंगे, तब तो संविधान पढ़ने का मजा है। जब ओबीसी के समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला, ओबीसी समुदाय के लोगों को जब आरक्षण मिल गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया मंडल कमीशन को, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन दायर किए गए। जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन, ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला था। आप जानते ही हैं कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है, आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत बहुत सारे लोगों के जो सामंतवादी सोच के लोग थे, जो फॉरवर्ड में आते थे, जो उच्च वर्ग के लोग आते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत पिटीशन डाला। जब अनुच्छेद 32 के तहत पिटीशन डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को जो 27% तक आरक्षण मिला है, ये सही है। मतलब ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक जो आरक्षण दिया गया है वो सही है, क्योंकि ओबीसी समुदाय में लगभग 4000 के आसपास जातियां आती हैं और वो शैक्षणिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो इस लाइन कट गया है, आ रहा है ना। इस वजह से ओबीसी समुदाय के लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी में ओबीसी को आरक्षण को तो सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब आरक्षण की सीमा को बहुत बढ़ा सकते हैं तो 50% तक बढ़ा सकते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एनसीएल और सीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। मतलब ओबीसी समुदाय के लोगों को, वैसे लोगों को आरक्षण मिलेगा जो सच में पिछड़े हुए हैं, जो सच में सामाजिक स्तर पर कमजोर है, जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर है, और वैसे लोगों को एनसीएल की श्रेणी में रखा। मतलब नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा। जो लोग सच में आर्थिक तौर पे कमजोर है, सामाजिक तौर पे कमजोर है, शैक्षणिक तौर पे कमजोर है, वैसे लोगों को एनसीएल की श्रेणी में रखा। और ओबीसी के
अंतर्गत आपको आरक्षण चाहिए तो आपको एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तब जाकर के आपको आरक्षण मिलेगा। अब क्रीमी लेयर में वैसे व्यक्ति आते हैं जो ओबीसी के अंतर्गत, वैसी जातियां क्रीमी लेयर में आती हैं जिसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो, मतलब राष्ट्रपति के पद पर हो, प्रधानमंत्री। अब कोई राष्ट्रपति बन गया और वो ओबीसी में है तो उसको थोड़ी ही जो है आरक्षण मिलेगा, उसको तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जो राष्ट्रपति के पद पर है, प्रधानमंत्री के पद पर है, चुनाव निर्वाचन आयुक्त के पद पर है, मतलब कोई भी संवैधानिक पद पर है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर है, तो जो लोग संवैधानिक पद पर है, या फिर सेना में कर्नल या कर्नल से ऊपर के पद पर है, मतलब अच्छे खासे नौकरी में है, कलाकार है, लेखक है, आर्टिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वैसे ओबीसी समुदाय के लोग जिनके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, कलाकार या संवैधानिक पद पर स्थापित व्यक्ति वैसे लोग हैं, तो वो तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और जब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो आर्थिक तौर पर वो मजबूत है। जब आर्थिक तौर पर मजबूत है तो फिर उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब एनसीएल और सीएल, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का ये जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय दिया था। कब दिया था? तो इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद केस का जब फैसला आया था उसमें ओबीसी के लोगों को 27% तक जो आरक्षण मिला उसको उचित ठहराया, और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत दिया कि जो लोग वास्तव में शैक्षणिक तौर पर कमजोर है, आर्थिक तौर पर कमजोर है, उसी को आरक्षण मिलेगा और उसको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज को आप समझ गए। अब इससे आगे समझिए, जब ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल गया तो जो जनरल कास्ट में आते थे, जनरल मतलब सामान्य वर्ग में जो आते थे वो भी जो है आरक्षण की मांग करने लगे। मतलब इनका भी कहना था कि भले ही हम सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं है, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर तो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर तो हम कम से कम कमजोर है, तो इसके लिए हमें भी आरक्षण चाहिए। जब जनरल वालों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने आरक्षण की मांग चालू कर दिया, जनरल वालों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने, तो सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% तक आरक्षण देने की बात कही। सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल समुदाय के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर क्या है, पिछड़े हुए हैं, और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं उसको 10% आरक्षण देने की बात कही। लेकिन 1991 में ये बात जो है लागू नहीं हो पाया। आगे चल करके 103वां संविधान संशोधन हुआ और 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत केंद्र की सरकार मोदी यानी कि एनडीए सरकार ने, केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले लोगों को 10% तक आरक्षण देने की बात कही। वैसे जनरल समुदाय के लोग, वैसे सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर मतलब इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है, गरीबी वर्ग में आते हैं, उसको जो है 10% तक आरक्षण दिया जाएगा, 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 16 के क्लाउज 6 में है, इसी बात की चर्चा जो है, इसको जब 103वां संविधान संशोधन 2019 आया तो इसको जो है अनुच्छेद 16 के क्लाउज 6 में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को विस्तार पूर्वक समझ ही गए होंगे, और इतने विस्तार से समझाने का मेरा मकसद एक ही था कि आप लोग अपने अधिकार को समझिए, कैसे कैसे लोगों को अधिकार मिला, SC ST समुदाय लोगों को अधिकार कैसे मिला, OBC समुदाय के लोगों को अधिकार कैसे मिला, और जो जनरल वर्ग में जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं वैसे लोगों को जो है अधिकार कैसे मिला। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर अनुच्छेद 16 में समानता की बात कही गई है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो इतना याद रखने से आपका काम बन जाएगा, लेकिन जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब जाकर के आपको जो है मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, संभवतः समय ज्यादा हो ही गया होगा। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है
तो ये जो YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, अवश्य सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमें और जोश जुनून के साथ हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट एकत्रित करके यहाँ पर जो है वीडियो क्लास ला सके हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।